Hello everyone, welcome to NTA NEET Test 94 Chemistry Discussion. I'm Shashi. First question से start कर रहा हूँ. Energy level of A, B, C of a certain atom correspond to increasing values of energy EA less than EB less than EC. तीन values हैं, तीन energy levels हैं basically, और एक energy है EA, एक है EB. अच्छा, EC सबसे ज़्यादा energy का है, then EB and then EA. और हमें ये भी गिवन है इफ़ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आर वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू C2B जो है वो है लैम्डा 1, देन B2A इज़ लैम्डा 2 एंड A to C C2A इज़ लैम्डा 3. ठीक है, तो लैम्डा के टर्म्स में नहीं, लेकिन हम एनर्जी के टर्म्स में ऐसा लिख सकते हैं कि एनर्जी फ्रॉम C2A फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये जो टोटल एनर्जी होगी ये सम ऑफ दीज टू एनर्जीज़ होगी. मतलब EC2A इज़ इक्वल टू EC2B प्लस एनर्जी B2A, ये हम लिख सकते हैं. और एनर्जी को हम लिख सकते हैं HC बाई लैम्डा. तो HC बाई लैम्डा 3 एनर्जी ऑफ फोटोन है ये. दिस इज़ इक्वल टू C2B के लिए HC बाई लैम्डा 1 आ रहा है, और B2A के लिए HC बाई लैम्डा 2 आ रहा है. तो HC यहाँ से कैंसल आउट हो गया, HC कैंसल आउट होगा तो यहाँ से 1 बाई लैम्डा 3 जो है ये आ जाएगा लैम्डा 1 और प्लस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2. तो लैम्डा 3 अगर हम देखें तो लैम्डा 3 जो है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 और अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2. तो ये बी आंसर यहाँ से आ जाएगा. 0.15 मोल ऑफ pyridinium chloride has been added into 500 centimeter cube मतलब 500 ml of 0.2 molar pyridine solution. The pH and pOH ion concentration in the resulting solution assuming no change in volume is. तो Kb क्योंकि बहुत ही कम है और pyridine इज़ ए माइल्ड बेस है ना, pyridine एक माइल्ड बेस है. कुछ भी हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या pyridine को हम PY से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. लेट्स से PY से जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिप्रेजेंटेड रहता है, और साथ में हमने इसमें pyridine था और हमने pyridinium आयन मतलब PYH+ भी इसमें ऐड कर दिया. तो अब वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड दोनों प्रेजेंट है, तो ये सोल्यूशन कैसा बन जाएगा, एक बफर सोल्यूशन के जैसा एक्ट करेगा. तो हम डायरेक्टली हैंडरसन इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं. POH इज़ इक्वल टू PKB प्लस लॉग POH है तो एसिड बाई बेस आ जाएगा. एसिड की कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे आप एसिड अपॉन बेस, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे आप मोल्स भी लिख सकते हो क्योंकि वॉल्यूम सेम है, तो मोल्स ही लिख रहे हैं. POH इज़ इक्वल टू PKB चाहिए, PKB हमें गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁹. दिस इज़ 15 इंटू 10⁻⁻10. तो ये आ रहा है 10 माइनस लॉग 15 प्लस लॉग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, pyridinium आयन कॉन्सेंट्रेशन मोल्स में भी लिख सकते हैं 0.15 मोल दिया हुआ है, और बेस के मोल्स निकाल लेते हैं तो 500 ml है और 0.2 मोलर pyridine है. तो मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ pyridine हो जाएंगे, मोल्स ऑफ pyridine दिस इज इक्वल टू 500 ml मतलब हाफ लीटर इंटू 0.2 मोलर मतलब मोल पर लीटर. तो ये आ गया 0.1 मोल. तो 0.1 मोल ये आ गया 0.10 मोल. तो ये तो डिफरेंट कैलकुलेशन हो गई. अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 0.15 अपॉन 0.10 है, तो इसको 15/10 लिख सकते हैं. तो 15/10 मतलब log 15, तो ये वैल्यू हो रही है 10 माइनस log 15 प्लस log 15 माइनस log 10. log 15 और log 15 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ रही है 10 माइनस log 10. 10 माइनस log 10 इज़ 10 माइनस 1, दिस इज़ इक्वल टू 9. तो POH 9 आ गया एंड देयरफॉर pH इक्वल टू 5, 14 माइनस 9. और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इज़ 10⁻⁻9. तो हमें यही दोनों पूछा गया है, pH और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. तो pH 5 आ गया और OH 10⁻⁹ आ गया. तो ये करेक्ट आंसर हो गया. विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ L कॉन्फिग्रेशन. L कॉन्फिग्रेशन का मतलब है कि जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में है ना. OH ग्रुप जब लेफ्ट साइड में होगा, ये जो जनरल कॉन्फिग्रेशन है ये है एक L कॉन्फिग्रेशन. इसको याद रखने का सिंपल सा मैं तो ऐसे याद रखता हूँ इसको कि D है
और ओ एच डॉग से ओ एच के जैसा है, तो ये राइट साइड में आ रहा है, डी है राइट साइड में आ रहा है, ओ एच राइट साइड में आता है, और ये लेफ़्ट है, तो ये एल है। तो हमें क्या देखना है, जैसे ये ओ एच राइट में आ रहा है तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन है। NH2 के रेस्पेक्ट में ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करते हैं। और सी ऑप्शन में अगर हम देखें तो सी ऑप्शन में ओ एच लेफ़्ट में आ रहा है, तो ये फिर ये एल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और डी भी डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, डी। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ सेल हुज सेल रिएक्शन इज दिस, DE/dt गिवन है हमें, चेंज इन एंट्रोपी चेंज पूछा है, और ई सेल दिया हुआ, तो ई सेल से हमें चेंज इन एंट्रोपी को कैसे रिलेट करें, डेल्टा जी के थ्रू। डेल्टा जी होता है -NF ई सेल, तो यहाँ से ई सेल आ गया, ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन माइनस में अपॉन NF। डेल्टा जी को लिख सकते हैं डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S अपॉन NF, ये वैल्यू आ गई टी डेल्टा S अपॉन NF माइनस डेल्टा H अपॉन NF। अब ई सेल को हमें DE/dt मतलब टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, DE/dt कर दें, कांस्टेंट प्रेशर है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा S अपॉन NF, सही है। और ये तो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डेल्टा S अपॉन NF, और ये वैल्यू हमें गिवन है कि DE/dt 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट पर केल्विन। तो यहाँ से हम डेल्टा S फाइंड करें, देयरफॉर डेल्टा S इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू n की वैल्यू 2 है, पी भी यहाँ पे 0 स्टेट पे है और यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है, तो n की वैल्यू 2 है, और f तो हमें पता है 96500 है, तो 96500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा S आ जाएगा, और ये आ जाएगा जूल पर केल्विन में। तो ये वैल्यू यहाँ से आ रही है 1.5 इंटू 2 तो 3 हो गया, 3 इंटू और 10⁻⁴ को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 9.65 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है 5 × 15, 6 × 18, 19 और 9 × 27 और 1 28, मतलब 28.95। तो बी करेक्ट आंसर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिव्स डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 इज इनकरेक्ट बोल रहा है हमें, तो इनकरेक्ट देखें तो ये जैसे CO2 का जनरल स्ट्रक्चर हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, C डबल बॉन्ड हो, और आप लोन पेयर के थ्रू आप चाहो तो पुश कर सकते हो, मतलब एक लोन पेयर अगर इधर पुश कर देंगे तो एक लोन पेयर फिर इधर आ जाएगा, तो इससे एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें एक तरफ तो ट्रिपल बॉन्ड होगा और एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट में आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है एक तरफ और इधर सिंगल बॉन्ड है। फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि इधर से दूसरे साइड से भी हम ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, अगर रिएक्शन को उल्टा पुश कर दोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। तो यही पॉसिबिलिटीज़ है 3 लिव स्ट्रक्चर्स CO2 के। अब देख लेते हैं, जैसे ये तो दिया हुआ है तो ये तो सही है, हमें इनकरेक्ट पूछा है। इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 2, मतलब अगर ऑक्सीजन के सराउंडिंग में देखें तो ऑक्सीजन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ, ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट से ज़्यादा नहीं हो सकता कुछ, है ना, ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉसिबल नहीं है इसमें ऑक्सीजन में, तो फिर ये गलत हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर हो गया। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मिथाइल अक्राइलेट। सबसे पहली बात, अक्राइलेट क्या होता है, तो आपने अक्राइलिक एसिड, एक्रोलिन और अक्राइलोनाइट्राइल ये सब पढ़ा है, सब सेम तरह के हैं, 3 कार्बन रहता है, एक डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे CHO लगा दूँ मैं तो ये एक्रोलिन हो जाएगा, CO2H लगा दूँ तो अक्राइलिक एसिड हो जाएगा, CN लगा दूँ तो अक्राइलोनाइट्राइल हो जाएगा। तो ये है। अब हमें बोला गया अक्राइलेट मतलब C डबल बॉन्ड O है, मतलब ये बेसिकली एस्टर है, ऑक्सीजन के साथ एक मिथाइल लगा दे तो ये हो जाएगा मिथाइल और इधर अक्राइलेट। अब हमें ये बताना है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना है, तो हमें ये दिख रहा है इसमें कि पाई बॉन्ड 2 है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, ज़्यादा मोटा हो गया है तो 2 पाई बॉन्ड है हमें दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है। अब हमें क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और
मिथाइल है, मतलब मिथाइल का मतलब है कि यहाँ पे CH3 ग्रुप है, CH3 बस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। If the radii of A plus B minus in the crystalline solid AB are 96 picometer, 200 picometer respectively, the expected structure of AB। तो रेडियस रेशियो जिससे हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कि कितना जगह है वहाँ पे, मतलब रेडियस रेशियो डिसाइड करेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जैसे हम R प्लस और R माइनस का रेशियो अगर यहाँ पे देखें तो 96/200 ये वैल्यू आ जाएगी 0.48, है ना, 0.48 आ जाएगा। तो 0.48 जो है, अगर हम ऑप्टिमम रेशियो देखें तो ऑप्टिमम रेशियो 0.414 है। अगर 0.414 से वैल्यू बड़ी आती है, अगर 0.414 से वैल्यू बड़ी आएगी तो मतलब 0.414 से 0.732 तक है अगर वैल्यू, तो ये बेसिकली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए अप्रोप्रिएट है। अगर 0.732 से भी बड़ी हो गई तो फिर वैल्यू हो जाएगी क्यूबिक के लिए। क्यूबिक वॉइड जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, और कम है अगर 0.414 से भी कम है तो फिर टेट्राहेड्रल हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 48.48 जो है वो इस रीज़न में आ रहा है, तो ये ऑक्टाहेड्रल में होंगे, है, मतलब जो नेगेटिव है वो CCP बना रहा है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में ये कैटायंस प्रेजेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएजेंट, कैटलिस्ट और ये है, तो हमें बताना है कि कौन कौन सा इसको कंप्लीट करेगा, रिएजेंट क्या है। जैसे Cl और AlCl3 तो कर देगा, है ना, Cl के पास लोन पेयर है, AlCl3 के साथ रिएक्शन होगा तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा और फिर ये मतलब कार्बोकैटायन जनरेट कर देगा फाइनली। पहले तो बॉन्ड बनाता है एक्चुअली, मतलब पहले तो ये Cl और AlCl4 AlCl3, एक सेकेंड, सबसे पहले ये बनेगा Cl AlCl3 माइनस प्लस, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो एक और रेजोनेंस स्टैब्लिश हो जाएगा CH3 CH2 प्लस और AlCl4 माइनस। तो ये कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन कर सकता है, तो A करेक्ट आंसर है। सिमिलरली कार्बोकैटायन हम B में भी मिल सकता है, हम अगर C डबल बॉन्ड C है H प्लस के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये एक तरफ अगर हाइड्रोजन अटैच हो गया तो एक तरफ फिर से पॉजिटिव बन जाएगा, तो इससे भी हो जाएगा। और BF3 के साथ भी ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर इधर बोरोन को डोनेट करेगा, ये डिपार्ट कर जाएगा तो फिर इससे भी काम हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, ऑल ऑफ दीज जो है ये करेक्ट आंसर है। An ideal gas expands from this to this at 300 Kelvin against a constant pressure. The work done on it, on it बोल रहा है मतलब कि हमें वर्क डन जो है वो -P एक्सटर्नल डेल्टा V लिखना है। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है 10⁵ माइनस 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। डेल्टा V मतलब V फाइनल कितना है, V फाइनल है 10⁻², तो इसको लिख देते हैं क्योंकि ये 10⁻³ है तो इसको 10 × 10⁻³ माइनस 1 × 10⁻³ और ये ओवरऑल है मीटर क्यूब, मतलब जूल में आ जाएगा ये, तो -10⁵ और ये आ जाएगा 9 × 10⁻³ जूल। तो ये वैल्यू आ रही है 9 × 100, मतलब 900 जूल आ रहा है माइनस में, तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.9 किलो जूल। तो -0.9 किलो जूल इज़ द करेक्ट आंसर। Which one of the following arrangement of molecule is correct on the basis of their dipole moments? डाइपोल मोमेंट हम अगर BF3 का देखें तो BF3 प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसके अंदर डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि इधर भी जा रहा है, इधर सेम है और इधर भी सेम है म्यू, तो ये ओवरऑल म्यूनेट जो होगा इसमें कैंसलेशन हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो इसमें सबसे कम वैल्यू होगी, तो एक में ही सबसे कम दिया हुआ है तो आंसर तो हम ऐसे ही टिक कर सकते हैं। बट NH3 और NF3 में कंपेयर कैसे करेंगे। NH3 में अगर हम देखें तो लोन पेयर है, पॉजिटिव हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये इधर एक पुश कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, इधर एक डाइपोल मोमेंट होगा, इधर एक डाइपोल मोमेंट होगा और लोन पेयर के कारण भी इधर कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन यही अगर हम NF3 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, लेकिन लोन पेयर तो अभी भी इधर है, तो ये ओवरऑल कैंसलेशन वाली स्थिति हो जाती है जिससे NH3 का डाइपोल मोमेंट तो सब सपोर्ट कर रहा है,
तो इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो इसके डाइपोल मोमेंट से ज़्यादा होगा NF3। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। द कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलर एसिटिक एसिड इज दिस एंड लैम्डा नॉट इज दिस। अगर आप यूनिट्स देखें तो एक की यूनिट हमें कंडक्टिविटी में दी हुई है, दोनों की यूनिट सेम नहीं है, एक कंडक्टिविटी में दिया हुआ है और एक मोलर कंडक्टिविटी में दिया हुआ है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मतलब या तो मोलर कंडक्टिविटी वाले को कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करो या फिर कंडक्टिविटी वाले को मोलर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करो। तो अभी हम जो कंडक्टिविटी गिवन है उसको मोलर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये है 5 × 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर अपॉन, और कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻³ 1 × 10⁻³ मोलर मतलब मोल पर लीटर। तो लीटर, अब लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं पता नहीं, 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और इसमें 10⁻³ मीटर क्यूब होंगे। हाँ, तो ये है कन्वर्जन। तो 10⁻³ दिस इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर अपॉन 10⁻³ मोल, और लीटर ऊपर आ जाएगा तो लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये 10⁻³ और ये 10⁻⁶ हो गया, तो ये आ जाएगा 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया ये, और मोल इन्वर्स हो गया। तो अब देखें तो दोनों की यूनिट सेम हो गई हैं, तो अब अल्फ़ा कैलकुलेट हो जाएगा। अल्फ़ा इज़ λm अपॉन λm0। दिस इज़ इक्वल टू λm अभी हमने कैलकुलेट किया 50 है और λm0 जो है वो दिया हुआ है 390.5। अब ये सब वैल्यू थोड़ी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि डिवाइड करने में अब थोड़ा जोर आएगा। फिर अभी हमें केवल अल्फ़ा तो नहीं कैलकुलेट करना, हमें क्या कैलकुलेट करना, डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब हमें चाहिए Ka की वैल्यू। तो Ka की वैल्यू के लिए मतलब Ka, अब एसिटिक एसिड है जैसे ACOH, तो ये डिसोशिएट होगा ACO- और प्लस H+ में। तो ये अगर C0 है -C0 अल्फ़ा होगा, C0 अल्फ़ा बन जाएगा। तो फाइनली अगर हम देखें तो ये C0 अल्फ़ा है, C0 अल्फ़ा है और C0 1 - अल्फ़ा है। तो Ka लिख सकते हैं, Ka इज़ इक्वल टू C0² अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन C0 1 - अल्फ़ा। तो C0 और एक C0 कैंसिल हो गया, तो Ka आ रहा है C0 अल्फ़ा अपॉन 1 - अल्फ़ा। तो अल्फ़ा हमें पता है, C0 पता है, बट ये अल्फ़ा को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि आंसर देख लेते हैं पहले, ऑप्शंस जो है वो दूर दूर दिए हुए हैं, 10 टाइम्स दूर हैं, तो इसको हम कर देते हैं ऐसा 50 अपॉन अप्रॉक्सीमेटली 400 कर देते हैं। तो ये हो गया 1/8। ठीक है, तो C0 की वैल्यू है 10⁻³ अल्फ़ा है 1/8, 1 - अल्फ़ा मतलब 7/8। अच्छा, ये अल्फ़ा स्क्वायर है तो 1/8 × 1/8 है, एक 8 तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गई वैल्यू 10⁻³/56, मतलब 100/56 × 10⁻⁵। ठीक है, तो मतलब ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.8 × 10⁻⁵। तो 1.8 × 10⁻⁵, 1.8 × 10⁻⁵। अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 × 10⁻⁶। तो 18 × 10⁻⁶ करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इन विच रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय सेट्ज़ेफ रूल। सेट्ज़ेफ रूल अगर हम देखें, सेट्ज़ेफ रूल का मतलब है कि जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा एल्कीन वो फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक एल्कीन ये बन सकता है और एक एल्कीन ये बन सकता है, सिस भी बन सकता है, बट ठीक है अभी ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट तो यही है, तो सेट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। इनमें तो ऐसी कोई, जैसे बी में तो कोई ऑप्शन नहीं है, डबल बॉन्ड एक ही तरफ लग सकता है, तो यहाँ पे कोई आपको रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है। 13 में अगर हम देखें, द कोagulation ऑफ 100 ml ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड is completely prevented by addition of 0.25 gram of a substance X to it before addition of 1 ml of 10% NaCl solution।
तो 10% NaCl सोल्यूशन जनरली डालते हैं कलर चेंज का पता करने के लिए, और उससे प्रोटेक्टिव एक्शन बेसिकली पता चलता है हमें। जितना ये हमें द गोल्ड नंबर ऑफ एक्स, गोल्ड नंबर क्या है, गोल्ड नंबर जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव एक्शन होगा, जो भी प्रोटेक्टिव एजेंट हम ऐड कर रहे हैं। तो 0.25 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऐड किया है, तो ये जो भी एडेड रहता है सब्सटेंस वो हम बेसिकली 10, गोल्ड नंबर जो रहता है वो 10 ml के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 100 ml के रेस्पेक्ट में ऐड किया है 0.25 ग्राम, तो 10 ml के रेस्पेक्ट में आ जाएगा ये, इसका 1/10 कर देते हैं 0.025 ग्राम, और इतना ही मिलीग्राम जो है वो गोल्ड नंबर कहलाता है। देयरफॉर गोल्ड नंबर इज़ 25। जितना मिलीग्राम 10 ml में ऐड करने पे वो उसको अवॉइड करे कलर सॉल्यूशन को, तो उसको हम बोलते हैं गोल्ड नंबर। तो ये 25 हो जाएगा यहाँ से। द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स गिवन विलो आर इन ऑर्डर NiCO होल 4। निकल जो है, निकल यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो ये 3s2 निकल होता है 4s2 3d8 4s2 लिखते हैं 3d8 और 4s2। तो एक्साइटेड स्टेट में जब NiCO होल 4 रहता है तो एक्साइटेड स्टेट में ये आ जाएगा 3d10 4s0 में। 3d10 है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो 0 होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं, तो 1 का तो सबसे कम होगा मैग्नेटिक मोमेंट, 1 का सबसे कम 1 में ही है, तो इसी के हम साथ जाएंगे। Mn2+ है ना। मैंगनीज़ का होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज 3d5 और 4s2, और हमें गिवन है यहाँ पे Mn2+ का मतलब है 3d5, और Cn है, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप पेयरिंग 1 2 3 और 4 5, तो एक ही अनपेयर्ड बच रहा है, तो ये सही ऑर्डर में जा रहा है, पहले 0 था अब एक अनपेयर्ड बचा है। अब हम Cr3+ में देखते हैं, क्रोमियम जो है वो होता है एक्सेप्शन, ध्यान रखना 3d5 4s1, तो क्रोमियम 3+ का कितना होगा, ये हो जाएगा 3d, पहले 4s से 1 गया और इससे 2 गया तो 3d3, मतलब इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ठीक है। और फिर COF6, तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कितना होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट 3d7 4s2, और हमें यहाँ पे गिवन है कोबाल्ट 3+ है, तो कोबाल्ट 3+ का हो जाएगा 3d6, लेकिन जो फ्लोरीन है उसके लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू कम होगी, हाँ 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर सही ऑर्डर है ये, तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमने तो पहले ही टिक कर दिया था सही आंसर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाई 1 मोल ऑफ Sn2+, तो फिर से रिएक्शन बैलेंस करते हैं, Cr2O7 2- से Cr3+ में जाएगा, तो क्रोमियम इधर भी 2 लगा दो, तो इधर क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और इधर +3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 2 क्रोमियम है तो 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, रिडक्शन हो रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देते हैं। ऑक्सीजन और ये सब बैलेंस करने की अभी ज़रूरत नहीं है हमें, केवल इलेक्ट्रॉन के संबंध में बात करनी। ये अगर रिड्यूस होगा तो Sn2+ ऑक्सीडाइज होगा, तो ये Sn4+ पे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। अब देखिए हमने क्या लिया है, हमने 1 मोल Sn2+ लिया है, 1 मोल Sn2+ मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल के करस्पॉन्डिंग ये 1/6 हो रहा है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग ये 2/6 मोल बनेगा, 2/6 मोल मतलब 1/3 मोल, तो ये करेक्ट आंसर है। इन द गिवन रिएक्शन दिस, ये अपने कोर्स में ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ आप ये समझ सकते हो कि NaETOH के साथ रिडक्शन करते हैं, तो एस्टर जो भी है, जो भी एस्टर रहेगा, डबल बॉन्ड OR- दिखा रहा है, तो जो एस्टर है वो RCH2OH और प्लस R-OH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अल्कोहल में रिडक्शन हो जाता है। इस रिडक्शन का नाम बोवाल्ट-ब्लैंक रिडक्शन है, तो इतना ख़तरनाक नाम हम ज़्यादा नहीं भी याद रखेंगे तो ठीक है, स्पेलिंग भी मुश्किल है, BOUVEAULT ब्लैंक रिडक्शन, तो हम अपनी सुविधा के लिए ब्लैंक रिडक्शन बोलेंगे इसको, जो भी है।
एस्टर से अल्कोहल बनेगा, तो ये ए आंसर हो जाएगा अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Fe2O3 प्लस 3/2 कार्बन है और इससे 3CO2 बन रहा है। डेल्टा एच गिवन है हमें, डेल्टा एच नॉट, और सेकेंड रिएक्शन भी गिवन है। हमें इस रिएक्शन से ये नेट रिएक्शन बनानी है, डेल्टा एच नॉट चाहिए हमें। तो हम देखें तो आयरन हमें इधर 4 आयरन चाहिए लेफ्ट साइड में, इधर हमें गिवन है 2 आयरन, एक ही सोर्स है। तो फर्स्ट रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम डेल्टा H1 लिख दें, इसको डेल्टा H2 लिख दें, तो नेट जो डेल्टा H आएगा इसके लिए डेल्टा एच नॉट ये आ जाएगा -2 टाइम्स डेल्टा H1 नॉट। और ऑक्सीजन का एक ही सोर्स है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन चाहिए हमें, है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो +3 डेल्टा H2 नॉट। बस ये सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 डेल्टा H1 नॉट गिवन है 234.1 और +3 और डेल्टा H2 नॉट गिवन है -393.5 और ये दोनों वैल्यू है किलो जूल में। तो मल्टीप्लाई करें तो 2 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, -462 8.2 और ये माइनस 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, 9 तिया 27, 1 28, 3 तिया 9, 1 10 और 1 11, 1180.5। बस तो ये 0.7 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया, अपना काम हो गया 16487। अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन में बेस्ट लिविंग ग्रुप चाहिए। जैसे अगर ये निकलेगा ग्रुप, तो ये ग्रुप अगर निकलता है तो O- है, सल्फर है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, CF3 है। O- ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डीलोकलाइज है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसके साथ डीलोकलाइज है, इसके साथ भी डीलोकलाइज हो जाएगा। और CF3 भी 3 इलेक्ट्रॉन है विड्रॉ करने वाला, 3 फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 1 जो है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो 1 फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है तो 1 इन दोनों में से कोई होगा। तो सेकंड में हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी OTS है, मतलब टोसाइलेट आयन है, मतलब एक तरफ CH3 है, और अगर ये निकलेगा तो फिर वैसे ही S डबल बॉन्ड हो O- निकलेगा, तो ये भी स्टेबल है। हमें केवल 3 4 और 4 3 है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन में 4 इज़ दी बेटर लिविंग ग्रुप ब्रोमीन, तो 1 2 4 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर इज डिपॉजिटेड व्हेन m ग्राम सिल्वर इज डिपॉजिटेड व्हेन 4 एम्पियर करंट फ्लोज फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय 6 एम्पियर ऑफ करंट। तो जब 4 एम्पियर करंट जाता है 2 मिनट के लिए, मतलब 2 × 60 सेकेंड के लिए, तो ये कितना एम्पियर सेकंड हो गया, ये हो गया 4 दूनी 8, 480 एम्पियर सेकंड। तब जो करंट, जब जो मास डिपॉजिट होता है वो होता है m ग्राम। अब हमें बोल रहा है कि 6 एम्पियर करंट पास किया है हमने, और वो भी 40 सेकंड के लिए, तो ये हो जाएगा 240 एम्पियर सेकंड। तो जितना चार्ज पास करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में मास आएगा। तो या तो ये 480/240 = m/x, तो यहाँ से x जो है वो आ जाएगा, ये ट्वाइस आ गया, तो m/2, तो जो मास है वो m/2 आ गया। द कॉम्प्लेक्स दिस आर एग्जाम्पल ऑफ, क्या देखो Br था अंदर और अब Cl बाहर आ गया है, तो आयनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेट तो दिया हुआ नहीं है, तो आयनाइजेशन आइसोमर हो जाएगा। हाउ कैन दिस रिएक्शन इज मेड टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, तो या तो NaOH हटाओ, या फिर इसको हटाओ, या फिर इसको, सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना, या तो NaOH बढ़ाओ, और या फिर BOH होल थ्राइस बढ़ाओ, या फिर प्रोडक्ट को हटाओ। तो प्रोडक्ट हटाने का एक तरीका है एडिशन ऑफ cis 1,2 डाइऑल। इससे क्या होता है, जो BOH होल 4- बना है वो सिस डाइऑल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा ऐसा, और किलेटिंग एजेंट है, तो ये मतलब फेवरेबल है प्रोसेस, और ये बन जाएगा, तो ये रिमूव हो जाएगा, तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो cis 1,2 डाइऑल के साथ हो जाएगा, ट्रांस के साथ नहीं होगा ये। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज दिस इन, और टोटल वेपर प्रेशर इज दिस। अच्छा, हमें पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन पूछा गया, तो हम पहले प्रेशर फाइंड कर लेते हैं कि अगर ये अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर है ना, अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो XB PB0, देखो 1 मोल है मिलाया और इसका 2 मोल मिलाया है, तो मोल फ्रैक्शन 1/3 हो गया इसका,
इंटू 150, और इसका 2 मोल था, टोटल 3 है, 2/3 इंटू 240, तो ये हो गया 50 प्लस ये 80 और 160, तो ये हो गया 210। तो 210 टॉर है, आना चाहिए तो 210, आ रहा है 200, तो फिर कम टॉर आ रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF की वैल्यू हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब है कि I की वैल्यू मैक्सिमम, मतलब नंबर ऑफ मोल, मतलब आयंस जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने चाहिए। तो जैसे इसमें देखें तो 2 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर इसका 1 जाएगा तो इसमें 4 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसमें 3 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसमें 1 2 2 4 और 1 5, इसमें 5 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा ए में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? 2 ब्यूटेनॉल बिल्कुल शो करेगा, कायरल सेंटर है। 2 अमीनो ब्यूटेन बिल्कुल शो करेगा, कायरल सेंटर है यहाँ पे। लैक्टिक एसिड भी शो करेगा, ये भी कायरल सेंटर है यहाँ पे। तो बस ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। विच अल्कोहल इज़ मोस्ट रिएक्टिव फॉर डिहाइड्रोजनेशन? ये रिएक्शन डिहाइड्रोजनेशन की कैसे जाएगी, ये रिएक्शन जाएगी E1CB मैकेनिज्म से। जैसे CHNO2 है तो OH है और NO2 है, तो ये जो हाइड्रोजन है दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, ये एसिडिक है, एसिडिक होने की वजह से OH माइनस में, OH माइनस मीडियम में ये पहले नेगेटिव बन जाएगा NO2, और फिर यह स्टेबल है ऐसे, अब E1CB कॉन्जुगेट बेस बन गया, तो फिर ये इसको पुश कर सकता है। तो सबसे बेटर अल्फ़ा एसिडिक इसका है, या सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन इसका एसिडिक है, NO2 ग्रुप बहुत ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द गिवन रिएक्शन दिस BH3H2O2, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है, और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी तो OH इधर लग जाएगा जो कि टॉटोमराइज होके, और ये डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। तो टॉटोमेरिज्म से ये बन जाएगा, मतलब कि ये बन गया ब्यूटेनल, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। सिल्वर आयोडाइड इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन्स, बिकॉज सिल्वर आयोडाइड जो है उसका जो क्रिस्टल होता है वो सिमिलर टू आइस होता है। जनरली क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए आपको कुछ ऐसा एक मतलब एक यूनिट चाहिए जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, और स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से वो आइस जो है वो उसके बेसिस पे फिर फॉर्मेशन बिगर ड्रॉपलेट्स का कर सकता है, या बिगर आइस के पार्टिकल्स का कर सकता है। तो कभी भी जैसा सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो एक छोटा सा सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं जो कि एक उसको शेप प्रोवाइड करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है अटैचमेंट के लिए, तो क्रिस्टल सिमिलर टू आइस। द एनोड मड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर कंटेन्स, जो मड होता है वो बेसिकली उससे कम रिएक्टिव रहता है, ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो फिर वो खुद ही उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो जाएगा, तो एक ही है, गोल्ड जो है उससे कम रिएक्टिव है। द गिवन डेटा, हमें रेट लॉ चाहिए, तो रेट लॉ के लिए देखो इसके फर्स्ट और सेकंड में अगर हम कंपेयर करें तो ये तो कांस्टेंट है और इसको 3 टाइम्स किया है, तो रेट जो है वो भी 3 टाइम्स हो रहा है, मतलब Cl2 के रेस्पेक्ट में पावर 1 है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। NO के रेस्पेक्ट में देखें तो ये यहाँ पे तो फर्स्ट और सेकंड में NO कांस्टेंट है, 1 और 3 में Cl कांस्टेंट है, लेकिन NO जो है वो थ्राइस हो रहा है, तो थ्राइस हो रहा है तो यहाँ से यहाँ आने पे 9 टाइम्स हो रहा है, तो जब NO की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स की तो रेट 9 टाइम्स हो गया, मतलब NO का स्क्वायर है, तो NO का स्क्वायर, तो B जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर दिस लिंक इज प्रेजेंट, तो SOOS ये जो लिंक है, ये कैरोज एसिड जो है वो ऐसा होता है S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, तो इसमें तो लिंकेज नहीं होता है, SOO तो है, फिर S नहीं है। मार्शल्स एसिड, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना फिर नहीं ध्यान है तो फिर थोड़ा बहुत सोच सकते हो, इंटेलिजेंटली कुछ तुक्का मार सकते हो, बट सही हो इसका आप 100% उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसमें SOOS बॉन्ड दिख रहा है, तो मार्शल्स एसिड इज़ द करेक्ट आंसर। इन द गिवन रिएक्शन दिस Na ड्राई ईथर प्रोडक्ट, हाँ ये तो वुड्स रिएक्शन है ना, Br के साथ Na ड्राई ईथर का रिएक्शन कराते हैं, मुझे भी लगता था कि वुड्स रिएक्शन होता होगा सिंपली,
तो ब्यूटेन बन जाता होगा 2NABR यहाँ से बाहर निकल के, और ये ब्यूटेन बन जाएगा। तो मुझे भी प्योर एन ब्यूटेन लगता था, बट रिसेंटली क्या, आज ही मैंने देखा कि रिएक्शन जो है, जो रेडिकल मैकेनिज़्म से जाती है, वो फर्दर डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकती है। मतलब ये दूसरे मॉलिक्यूल पे अगर दूसरा मॉलिक्यूल CH3 हम ऐसा देख लें, CH2 रेडिकल है, तो इसका एक रेडिकल इसके हाइड्रोजन को सॉरी इसका एक रेडिकल इसके हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है ना। अगर इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये इधर एक बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ये खुद तो CH3 बन गया, और दूसरा क्या बन जाएगा, CH2। तो कुछ हमें मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन, इथीन और इथेन भी मिल रहा है। तो अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर हम प्योर एन ब्यूटेन को टिक नहीं कर सकते। नहीं दिया हुआ रहता तब तो प्योर एन ब्यूटेन ही टिक करते। कंपाउंड X हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अ कीटोन। तो कीटोन जैसे इसमें OH लगेगा और यहाँ पे OH लगेगा, तो इससे तो कीटोन नहीं बन सकता है, यहाँ पे भी नहीं बन सकता है, इससे भी कीटोन, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर एंड पोजीशन पे OH और OH है तो फिर ये बना देगा एल्डिहाइड। हाँ, यहाँ पे डी ऑप्शन अगर हम देखें तो डी ऑप्शन में Cl और Cl एक ही पोजीशन पे इधर, तो अगर इन दोनों पोजीशन पे OH और OH लगा है, हाइड्रेटेड फॉर्म है, तो ये खुद ही कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रेटेड जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है, तो H2O रिलीज़ करेगा और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स विल एग्जिस्ट एट विच pH। ये जो गिवन एसिड है, यहाँ पे एक CO2H ग्रुप है और NH3 ग्रुप है। अगर आपको पता हो तो NH3 का जो Kb होता है, Kb ऑफ NH3 की जो वैल्यू है, दिस इज़ इक्वल टू Ka फॉर CO2H, है ना, और ये वैल्यू होता है 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो Ka और Kb दोनों सेम है, मतलब इसका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा वो 7 होगा। मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के नीचे 7 से कम अगर है तो फिर एसिडिक फॉर्म होगा, और अगर 7 से ज़्यादा है तो फिर बेसिक फॉर्म में, या कटायनिक फॉर्म बोल सकते हो, कटायनिक फॉर्म डोमिनेट कर रहा होगा, और 7 से ज़्यादा है अगर pH तो फिर अनायनिक फॉर्म डोमिनेट कर रहा होगा। तो 7 से कम pH चाहिए हमें कटायनिक फॉर्म के लिए, तो 6 जो है वो करेक्ट आंसर है। अ येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, मतलब S8 जो है वो येलो कलर का होता है, गिव अ कलर्ड गैस X ऑन रिएक्शन विथ फ्लोरीन विच इज़ थर्मली स्टेबल एंड हैज़ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते ही ये गलत हो गया, तो SF6 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following compounds on dehalogenation gives 2,3-dimethyl butene? Dehalogenation करेंगे तो यही है ना, यहाँ से Cl और Cl अगर निकल जाएगा तो ये C डबल बॉन्ड C बन जाएगा, और यहाँ तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है। Cl और Cl Zn के प्रेजेंस में निकाल सकते हैं, Zn के साथ रिएक्शन कर दो तो ZnCl2 निकल जाएगा और ये गिवन कंपाउंड बन जाएगा। इनके साथ नहीं बना सकते आप। इसके बाद ऐसे भी हमें ब्यूट-2-इन चाहिए, ये तो टर्मिनल पोजीशंस पे प्रेजेंट है। इन द गिवन रिएक्शन दिस NaNH2 NH3, तो NH2 माइनस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। CH3 CHO, और इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक रहता है, इसका pK जो है वो लगभग 17 के ऑर्डर में है, और CN का जो pK होता है वो लगभग 31 के ऑर्डर में होता है। तो CN का अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो जो अनायन बनेगा, इनोलेट आयन जो बनेगा वो C एल्डिहाइड से बनेगा, इनोलेट आयन CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस, तो ये इनोलेट आयन बन रहा है, और ज़्यादा रिएक्टिव भी एल्डिहाइड ही है, तो एल्डिहाइड ही ज़्यादा रिएक्टिव है, तो फिर एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन होगी। मतलब ये O माइनस जो है, ये O माइनस नहीं, ये बैक अटैक करेगा O माइनस, तो इस कार्बन से इस कार्बन पर अटैक होगा, ये O माइनस बन जाएगा, तो ये क्या बन रहा है, कार्बन कार्बन, और ये C डबल बॉन्ड O, ये O माइनस, और फिर एक H प्लस गेन कर लेगा, तो ये OH बन जाएगा, और ये CH3 बन गया। और फर्दर OH जो है वो
डिस्प्रोपोर्शनेशन से अभी हमने देखा है ना, OH बीटा एलिमिनेशन देखा हमने, तो E1C भी देखा हमने, सॉरी। तो ये उसके थ्रू C डबल बॉन्ड C बना लेगा, C डबल बॉन्ड OH, और ये CH3 बन गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा है देखें, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर दिख रहा है। इन्होंने ये आंसर ये दिया है, ये गलत आंसर। सैंतीस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर E1 में देखें तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, अच्छा है। और B में अगर हम देखें तो B 2 डिग्री कार्बोकैटायन, अच्छा नहीं है। C में देखें तो अलाइलिक बन रहा है, अच्छा है। D में तो 3 डिग्री अलाइलिक बन रहा है, 3 डिग्री अलाइलिक बेस्ट, तो 3 डिग्री अलाइलिक, इसमें भी शायद इन्होंने गलत आंसर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, अच्छा और साथ में एक और चीज़ है, 3 डिग्री अलाइलिक तो बन ही रहा है, और साथ में जो स्टेबल ये बनेगा, ये भी कॉन्जुगेटेड बनेगा एल्कीन, तो ये भी फर्दर स्टेबल है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो डी ही होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव अगर हम देखें तो इसमें लीस्ट रिएक्टिव हम कॉन्जुगेशन से देखते हैं। रिएक्शन बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप पे होना है, तो जितना ज़्यादा लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा उतना ही कार्बन का ग्रुप कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो नाइट्रोजन काफ़ी गुड डोनर है, और यहाँ पे फिनाइल से भी इधर डोनेशन हो सकता है, तो बी जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 आर लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड MgCl2 इज हीटेड। Mg2+ जो है वो वाटर में जब हाइड्रेट होता है H2O के साथ, ये बना लेता है MgH2O6 2+, ठीक है। फर्दर जब हम इसको हीटिंग करते हैं तो Mg2+ जो है इसके पास जो ऑक्सीजन रहता है उसको एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। देखो Mg के सराउंडिंग में H2O सराउंडेड है, तो H2O सराउंडेड है, 6 H2O है, दो, एक ऊपर एक नीचे भी होगा। तो जब हीटिंग करते हैं तो इसकी ये इधर से ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये खुद बना लेता है MgO, बाकी 5 H2O बच गया और 2 H+ बच गया। तो ये बेसिक रिएक्शन होती है। तो इसमें H2O लिबरेट कितना हो रहा है, 5। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन क्यूबिक शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl अगर हम देखें तो वो क्यूबिक शेप्ड है, CCP FCC यूनिट है उसका, और एक FCC में, एक क्यूबिक सेल में 4 NaCl होते हैं, है ना, 4 NaCl होता है एक क्यूब के अंदर। Cl- ऑक्टाहेड, Cl- जो है वो CCP लैटिस बना रहा है, और Na+ जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो 4 NaCl प्रेजेंट है एक क्यूब में, मतलब इसका अगर हम मास देखें तो 4 इंटू NaCl का मास है 58.5 U, और ग्राम में कन्वर्ट करें तो अपॉन Na कर देंगे तो इतना ग्राम आ जाएगा। तो एक क्यूब का मास इतना है, और अपने पास 1 ग्राम है, तो नंबर ऑफ़ क्यूब्स आ जाएंगे 1 ग्राम अपॉन 4 इंटू 58.5 अपॉन Na ग्राम पर क्यूब, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ क्यूब हो गया, दिस इज इक्वल टू, ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया, तो ये आ गया Na का मतलब 6 इंटू 10⁻23/4 इंटू 58.5 क्यूब्स। तो 58.5 को थोड़ा अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू जैसे ये 5 टाइम्स है तो इतना ज़्यादा तो दिक्कत नहीं है। 6/4 इंटू 60 इंटू 10⁻, इसको 100 इंटू 10⁻21 क्यूब कर देते हैं, तो ये 10 टाइम्स हो गया, 10 0 0 कैंसिल हो गया, ये 2.5 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 2.5 इंटू 10⁻21 क्यूब्स, 2.5 इंटू 10⁻21 क्यूब्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइज मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक किसका होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, और मोस्ट बेसिक किसका होगा, मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक SO3 सबसे ज़्यादा है, तो 4th, और SO3 से H2SO4 बन रहा है ऑब्वियसली, और सेकंड में देखें अगर मतलब 4th तो एक में ही है, तो सेकंड मतलब K2 ऑब्वियसली। CaO से तो ज़्यादा बेसिक होगा K2, क्योंकि लैटिस एनर्जी कम है, CO में लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। CC के H6 के साथ CH3 COCl का रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन के साथ सबसे पहले एसिटाइलेशन हो जाएगा, एसिटाइल ग्रुप अटैच हो गया ZnHgHCl के साथ, ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो फिर इथाइल बेंजीन बन जाएगा। तो इथाइल बेंजीन मतलब बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सैलिसाइलडिहाइड कैन बी सेपरेटेड, सैलिसाइलडिहाइड है, एल्डिहाइड CHO OH ग्रुप है,
तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसके पैरा फॉर्म से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इससे काफ़ी कम हो जाता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं। दिस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। ये कल भी आया था, है ना, आप कल के भी वीडियो लेक्चर को देखोगे तो कल भी ये रिएक्शन हमने देखी थी, तो आज भी देख लेंगे। हमारे क्या है, CH3 MgCl, MgCl है, CH3 है, CH3 लिखो ना भाई, CH3, तो CH3 इस पर अटैक करेगा, O- बन जाएगा और फिर एक H+ गेन करेगा, तो फिर ये OH बन जाएगा। तो इससे तो बन रहा है ना। सेकंड में C6H5 MgBr, तो MgBr और इसके साथ हमने एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन कराया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव अब इस पर अटैक करेगा, नेगेटिव के जैसा है, नेगेटिव बनाना तो सही नहीं है, ये मत बोलना कि मैंने कुछ गलत बताया। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे ये बेंजीन है और इस पे OH ग्रुप आ गया, है ना, एक H+ के बाद। तो सेकंड भी है, इसी तरह थर्ड में तो रिडक्शन हो गया, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। 45 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हो रहा है, विच हेलोजन ऑक्सीडाइजेज वाटर टू एट रूम टेम्परेचर बट डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो F2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन तो नहीं हो सकता है, F2 जो है वो F- ही रहेगा मोस्टली, F+ बनाना तो बहुत मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, F2 करेक्ट आंसर है। जैसे F2 जो है वो ऑक्साइड मतलब उसका अगर रिएक्शन होगा H2O के साथ तो फिर ये HF और O2 बना लेगा। Cl2 वगैरह का होता है तो फिर HCl और HOCl बना लेंगे, तो ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, तो A करेक्ट आंसर। तो होपफुली पेपर